आप सभी को टीके राज क्लासेस में स्वागत है। आज फिर से अतीत से वर्तमान तक समग्र शिक्षा अभियान का कक्षा 8 SCRT बुक लेकर आ गए। अब वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे पहले का जो भी वीडियो नहीं देखे हैं कक्षा 6, 7, 8 उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। भागिएगा नहीं, वीडियो अंत तक बने रहिए। इससे आगे का जो भी वीडियो है उसे भी पाने के लिए जो कि सबसे पहले आप तक पहुँच सके, ठीक है, क्लास यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह कक्षा 8 का है, अतीत से वर्तमान भाग 3। SRT कक्षा 8 कब, कहाँ और कैसे, आधुनिक काल। ये VVI क्वेश्चन इसमें है दोस्तों। इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आप सर कम से कम टीके क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए और अधिक अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। आप लाइक भी नहीं करते हैं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई थी। आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? यह यूरोप में हुई थी। 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन हुआ जिसे पूर्ण जागरण कहा जाता है। स्पेन के प्रसिद्ध नाविक कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। पुर्तगाल एवं वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। इसका दोस्तों लाइनर भी बनाकर छोटा छोटा वीडियो अपलोड कर देंगे और इसका डिटेल भी ये तो डिटेल ही है, इससे छोटा छोटा पार्ट में भी जो कि कम समय भी देख सकते हैं। पुर्तगाल का वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किया था। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे पूंजीवाद कहते हैं। आप इसे SCRT बुक ले करके एक बार से देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन मिलेगा उससे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं SCRT और NCERT से। औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। साम्राज्य सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को 1750 ईस्वी में आधुनिक काल को प्रारंभ माना जाता है। हमारे देश में अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा एवं नवीन विचारों का प्रवेश हुआ। उपनिवेश जब एक देश किसी दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है और इस अवस्था को उपनिवेशवाद कहा जाता है। 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना शुरू हुई। 19वीं सदी के आखिरी से हर 10 साल में जनगणना शुरू हुई। भारत में कैमरे का इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान शुरू हुआ और मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर की फ़ोटो उपलब्ध है। भारतीय उपमहाद्वीप में देश भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, तत्कालीन बर्मा तथा श्रीलंका, तत्कालीन सिलोन भी 1937 तक अंग्रेज के एशियाई साम्राज्य के अंग थे। और कैमरा जो है लगभग 1850 ईस्वी के दौरान ही देखा गया था, आविष्कार हुआ था। 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत को गठित किया। 1936 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दोनों को अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। 5 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण पठार क्षेत्र को अलग कर पृथक झारखंड राज्य गठित किया गया। अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को आज़ादी मिली। फांसी क्रांति 1789 ईस्वी नारा स्वतंत्रता, समानता, बंधुता था। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। दोस्तों एक वीडियो है ना, पूरा दिन देखिए 5 से 6 बार। जैसे एक सिलेबस कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 से ख़त्म हो रहा है,
एक दिन में एक ही को ये वीडियो कम से कम 7 से 8 बार देखिए, देखिए लगेगा कि पढ़े हैं। ये 7-8 घंटा अगर एक बुक पूरा भर दिन में आप ख़त्म नहीं होगा, उसी का पूरा पूरा प्योर क्वेश्चन निकाला हुआ, इसे कम समय में जल्दी कंठस्थ कर सकते हैं बुक को। उसके बाद बुक पढ़ के देखिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं दिखाई देगा। 1870 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार एवं राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास के नाम से एक किताब लिखा। इसमें हिंदू मुस्लिम के बीच भेदभाव तथा ब्रिटिश के बारे में लिखा। राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली, नेहरू स्मारक कहाँ है? पुस्तकालय दिल्ली में। सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय कहाँ है? पटना में है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना गोदान, गबन, कफन रचना को तत्कालीन समाज की परिस्थिति के बारे में इसने लिखा था। अध्याय 2, भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारियों ने लाल सागर से होते हुए स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया, लेकिन इसमें उन्हें अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ा। पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट के शासक ने वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति एवं सुविधा दी। वास्को डी गामा भारत से गरम मसाला लेकर वापस लौटा और उसे बेचकर लगभग 60 गुना फायदा हुआ। तब से 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार का एकाधिकार किया। सोरा जो बारूद बनाने के काम आता था, उसका रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगहों जैसे सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली, पटना, कासिम बाजार आदि जगहों पर अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर पांडिचेरी, वर्तमान में पुदुचेरी में था। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक धनी और बड़ा प्रांत था। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री 1650 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। आबादी बढ़ा तो नाम फोर्ट विलियम इसका नाम हो गया था। शाह फरनामा अंग्रेजी ने मुगल साम्राज्य के सम्राट फर्रुखशाह से 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान प्राप्त किया। इसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिना कोई अन्य कर दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को यह व्यवस्था पसंद नहीं आया। अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराने के लिए बंगाल के 2 व्यापारी अमीर चंद्र जगत सेठ के साथ नवाब के सेनापति मिर्जाफर को अपनी तरफ कर लिया। 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध। अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध में नवाब की सेना हार गई। सिराजुद्दौला मारा गया और मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। प्लासी का असली नाम फलासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर पलासी कर दिया था। इस जगह को यहाँ पाए जाने वाले पलासी के फूलों के कारण पलासी कहा जाता है। फलासी के खूबसूरत लाल फूलों के गुलाल बनाया जाता है, इसको होली में इस्तेमाल होता है। पलासी भागीरथी नदी के किनारे है। अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया था। उसके बाद अंग्रेजों ने किसको गद्दी बैठाया था? मीर जाफर को। बाद में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को 1760 में बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। दस्तक वह प्रमाण था जो अंग्रेजी फैक्ट्री का अध्यक्ष कंपनी के सम्मान के संबंध में देता था, जिससे वह उस सम्मान के व्यापार पर चुंगी नहीं लगाती थी। बक्सर
बक्सर युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ अंग्रेज विजय। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो था। परिणाम 1765 ईस्वी में शाहदौला और शाह आलम ने इलाहाबाद क्लाइव के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी गई। मुगल शासक शाह आलम और अवध के नवाब शाहउद्दौला प्लस और मीर कासिम ने मिलकर युद्ध किया। शाह संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद निजाम और दूसरा शासक अवध का नवाब था। इन दोनों को अपने राज्य के कुछ हिस्से कंपनी को देने पड़े थे। इसके अलावा भारतीय शासकों को अपने राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी को रेजिमेंट के माध्यम से कंपनी राज्यों के अंदरूनी मामले पर नज़र रखती थी और इन प्रदेशों में राजस्व वसूली का भी एकाधिकार अंग्रेजों को मिल गया। दक्षिण भारत का मैसूर राज्य, वर्तमान में कर्नाटक, उस समय काफ़ी समृद्ध और ताकतवर था। हैदर अली 1761 से 82 एवं पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 99 तक सफलतापूर्वक शासन किया था। मलाबार तट केरल राज्य में अवस्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीपीय के पश्चिमी तट के समांतर एक संकीर्ण तटवर्ती क्षेत्र पर होने वाला व्यापार। यहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी और मैसूर के नियंत्रण में था। 1782 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी, क्योंकि अंग्रेज टैक्स नहीं देते थे। इसी कारण नोट में अंग्रेजों की मृत्यु 1707 ईस्वी में और अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी। टीपू ने फ्रांसीसियों से मित्रता और अपनी सेना के आधुनिकीकरण में उसकी मदद ली। इन कदमों से मैसूर और कंपनी के बीच लड़ाई शुरू हुई। आखिर लड़ाई 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई और टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान कब मारा गया था? श्रीरंगपट्टनम संधि 1799 में। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाने लगा। टीपू की मौत के बाद कंपनी ने बेडियार राजवंश को मैसूर दे दिया। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव के बीच हुआ। विलय नीति, लैप्स नीति, लॉर्ड डलहौजी। विलय नीति एक ऐसा बहाना था कि इस नीति के अंतर्गत अगर किसी शासक मृत्यु हो जाती थी और उसका अपना कोई पुत्र नहीं होता तो उसके राज्य को कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी। इस नीति के तहत 1848 से 1856 सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी की अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। अध्याय 3 ग्रामीण जीवन और समाज। भारत एक कृषि प्रधान देश है। गांव का अधिकांश आबादी मुख्य रूप से कृषि का कार्य करती है। अस्थायी बंदोबस्त 22 मार्च 1793 ईस्वी जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आया। बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू था। रेतबारी व्यवस्था बम्बे और मद्रास किसान ही मालिक है। जनक थॉमस मुनरो मद्रास के लिए गवर्नर 1820 से 1827 में हुआ करता था। यह सबसे पहले 1792 ईस्वी मद्रास के बारमहल जिले में रैयतबारी व्यवस्था शुरू हुआ। महलबारी व्यवस्था संस्थापक लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया के साथ सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था। प्रस्ताव हॉल्ट मैकेज। महल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इलाके में बड़े गांव या कुछ गांव के समूह को महल कहते थे। अस्थायी बंदोबस्त में 19% भूमि, महलबारी में 29% भूमि और रैयतबारी में 52% भूमि सबसे ज़्यादा था। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कब प्रकाशित हुआ? 1848 ईस्वी में। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसने लिखा? जोहन स्टुअर्ट मिल ने। दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी इन क्षेत्रों में रैयतबारी व्यवस्था लागू थी। महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिला में 1875 ईस्वी में किसान के गुस्से ने बड़े पैमाने पर उपद्रव मचाया। समय पर लगान चुकाने के लिए महाजन से कर्ज लेकर जीवन भर महाजन के चुंगल में फंस जाने के वजह से महाजन के घरों में
उत्पाद मचाया और सारा दस्तावेज जलाया। नील दर्पण 1860 ईस्वी में बिना किसी लेखक के नाम का छापा, क्योंकि लेखक अंग्रेजी सरकार के निशाने पर न आए। लेखक दीनबंधु मित्र। अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने इस नाटक में किसानों की असली दुर्दशा सामने निकल कर आई। नाटक का पात्र कौन था? गुलुक चौधरी था नाटक के पात्र। बिहार में नील की खेती मुख्य रूप से उत्तर बिहार के चंपारण और मुजफ्फरपुर इलाके में की जाती है। इसके अलावा भागलपुर और शाहाबाद के क्षेत्र में भी। वर्तमान गया जिला अफीम उत्पाद में तत्कालीन बंगाल प्रांत में प्रथम स्थान पर था। बिहार में नील की खेती दो तरीके से की जाती थी। पहला था जिरात में सीधे अपनी देख रेख में अंग्रेज बागान मलिक मजदूर से खेती करवाते थे। असामी बार में बागान मलिक रैयत को उनके स्वयं की ज़मीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। कठिया प्रणाली चंपारण में प्रचलित था। प्रति बीघा में 3 कट्ठे पर नील की खेती करना अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया था। इसी खिलाफ रामचंद्र शुक्ल के बुलाने पर गांधी जी चंपारण गए और महात्मा गांधी ने चंपारण से ही अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया। बिहार में अंग्रेजों के समय अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था अपनाई गई। अध्याय 4 उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी भी कहे जाते थे। प्राचीन काल में आदिवासी का जीवन पूरी तरह से वनों पर निर्भर था। आदिवासी के दैनिक उपयोग की अधिकांश जरूरतों की पूर्ति जंगल से होती थी। आदिवासी वन संसाधन उपयोग सही ढंग से करते थे। झूम की खेती। झूम जंगल में किसी भाग को काट छांट सफाई करते थे। 2-3 वर्ष तक उस जगह पर खेती करने के बाद जब उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी तब वे किसी और स्थान पर यह प्रक्रिया दोहराते थे। उसे झूम खेती कहते थे। झूम खेती को स्थानांतरित कृषि के रूप में भी जाना जाता है। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूम खेती को स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। स्लीपर लकड़ी के तख्त जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती है। तेजी से खत्म होते जंगल की समस्या हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने सन 1864 में वन विभाग की स्थापना की। 1865 में वन का अधिनियम भी बनाया। सन 1878 में अंग्रेजों ने एक और कानून बनाया। इसके तहत जंगल को 2 भागों में बांटा गया। बड़े जंगल को सरकारी जंगल या आरक्षित रिजर्व जंगल घोषित करके सरकार ने वहां अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां पर आदिवासी को लकड़ी चुनने एवं उनके उत्पाद की प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। दूसरे क्षेत्र आम लोगों के साथ आदिवासी को भी जाने की अनुमति थी। इससे आदिवासी ने इसे अपना शिकार का हनन समझा। क्योंकि आदिवासी वन संसाधन को अपने पीढ़ियों की धरोहर समझते थे। बेगारी बिना वेतन या मजदूरी के काम करना बेगारी होता था। बंधुआ मजदूर कर चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक से जमीन पर तब तक काम करते रहना जब तक कि कर्ज की रकम सूद समेत न चुक जाए। दीकू गैर आदिवासी सेठ एवं महाजन जो अधिक ऋण देते थे और उनका शोषण करते थे, ये व्यापारी एवं बिचौलिए का काम करते थे। भारत में सबसे ज़्यादा भील जनजाति के लोग रहते थे। उड़ीसा के कंद जाति का विद्रोह भी जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था। संथाल विद्रोह, इस विद्रोह के प्रणेता सिंधु एवं कान्हू थे। मुंडा विद्रोह 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा
ने सभी मुंडाओं के एकत्र कर अंग्रेज से लगान कर माफ़ी के लिए आंदोलन किया। मुंडा विद्रोह कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 1894 को, जिसे मुंडा विद्रोह या उलगुलान कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत ने इसकी शुरुआत की। उत्तरी पूर्वी भारत में भी खासिया, गारो एवं नागा जनजातियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी को छोटा नागपुर प्रमंडल के तमार थाना अंतर्गत उलीहातू गांव के निकट एक छोटे से क्षेत्र चलकंद में हुआ। पिता सगुना मुंडा था और माता कदमी मुंडा था। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। शुरू में बिरसा मुंडा ने कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर ईसाई धर्म अपनाया, लेकिन बाद में फिर उसे असंतुष्ट होकर फिर मुंडा बन गया। 1895 ईस्वी में बिरसा को उसके कुल देवता शिवबोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन किया। प्रेरणा मिली, उसने अपने आप को भगवान अवतार घोषित किया और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया था बिरसा मुंडा ने। उनके अनुयायी उसे पैगंबर मानने लगे। बिरसा ने प्रचार शुरू किया, अब मुंडा राज शुरू हो गया और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। उसने मुंडाओं को आदेश दिया किसी को राजस्व न दे और जमीन का उपभोग बिना राजस्व दिया करे। अंग्रेज सरकार ने इस विरोध के कारण उसे जेल में भेज दिया। 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को बिरसा ने पहला आक्रमण ईसाई बने मुंडाओं को आतंकित कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना था। इसका उद्देश्य मुंडाओं के घर वापसी थी। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बंदी बनाए गए। 2 जून 1900 ईस्वी को हैजा बीमारी के कारण बिरसा की मृत्यु रांची जेल में हो गई। 2 जून 1900 ईस्वी को हैजा बीमारी के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हो गई। बिरसा की मौत के बाद भी यह विद्रोह थमा नहीं, बल्कि जनजातीय क्षेत्र में इसने और गहरी जड़ें जमा ली। अंततः छोटा नागपुर के तत्कालीन आयुक्त की सिफारिश पर सन 1902 ईस्वी में गुमला तथा 1905 ईस्वी में खूंटी अनुमंडल गठित कर दिया ताकि समस्याओं के नज़दीक से समझा जा सके। आदिवासी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी में बनाया गया। इससे जमीन छीनने का सिलसिला समाप्त हुआ, जनजातीय समाज को संरक्षण प्राप्त हुआ। समाचार पत्र इंग्लिश मैन पायोनियर स्टेट्समैन ने ब्रिटिश सरकार की काफ़ी आलोचना की, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने आदिवासियों को दबाने के लिए जिस तरह से हिंसात्मक गतिविधि अपनाई थी वह कहीं से भी सही नहीं था। उत्तर पूर्व भारत में जेलियांगसांग आंदोलन। उत्तर पूर्वी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ नागा जनजाति ने सबसे प्रबल विद्रोह किया। 19वीं शताब्दी में जब समुदाय के लोगों ने कई बार विद्रोह किया, लेकिन सन 1819 ईस्वी में जब मणिपुर की युवराज टिकेंद्रजीत सिंह को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेजी पर नागा जनजाति का गुस्सा फूट पड़ा और नागाओं ने अपने विरोध का स्वरूप और भी बड़ा बना लिया। इस समय मणिपुर में लियांगमेई एवं रंगमई नामक नागा जनजाति की बहुलता थी। राजनीतिक एवं सामाजिक एकता की स्थापना, विदेशी घुसपैठ से सुरक्षा तथा धार्मिक सुधार हेतु जनोद नांग नामक एक रंगमई जनजाति नेता के नेतृत्व में सन 1920 ईस्वी में जनजातीय लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उपरोक्त 3 जनजातीय के नाम पर इस आंदोलन के नाम जेलियांगसांग आंदोलन हुआ। जादो नांग ने नागा जनजाति के लिए क्या किया? जादो नांग ने अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन गिंडालयू के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई और नागा राज्य की स्थापना का प्रयास शुरू किया।
अंग्रेजों ने हत्या के झूठे मामले में फंसाकर 29 अगस्त 1929 ईस्वी को अंग्रेज ने उसे फांसी दे दी, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। गिडलू ने इसे जारी रखा। अंग्रेज द्वारा सन 1932 ईस्वी में गिडलू को जेल में भेजकर आजीवन कारावास। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्पोर्ट गिंडालियू ने आदिवासी महिलाओं और पुरुषों को सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। नागा जनजाति किसी भी कीमत पर अपनी संस्कृति और पहचान खोना नहीं चाहते हैं। बाध्य होकर 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1963 को। संथाल परगना और छोटे नागपुर का भी विरोध नहीं थमा। अब 5 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना की गई, जो बिहार से अलग हुआ। संथाल विद्रोह के संस्थापक सिंधु कान्हू था। सिंधु कान्हू। राधा और हीरा नाम की महिलाएं ने गरासा, कुल्हाड़ी और लाठी जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया। सिद्धू की बहन फूलो ने अंग्रेजी कैंप में घुसकर 21 सैनिकों को तलवार से काट दिया। मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी। मुंडा विद्रोह के समय बिरसा मुंडा की महिला सती साली और चंपी ने अंग्रेजी सैन्य संगठन को इत्यादि को बड़ा नुकसान कर दिया। तना भगत का आंदोलन। जतरा भगत का बाद लिथो उराव नाम की जनजातीय महिला नेतृत्व संभाला। गोंडा विद्रोह। गोंडा जनजाति के क्षेत्र में गोंड महिला राजमोहिनी देवी ने 1940 ईस्वी के दशक में उत्तरार्ध 1950 ईस्वी के दशक के आरंभ तक आंदोलन का नेतृत्व संभाला। जदोनांग जेलियांगसांग आंदोलन। बिरसा मुंडा सिगबोना। कंध जाति उड़ीसा। टिकेंद्रजीत सिंह मणिपुर। जतरा भगत ताना भगत आंदोलन। अध्याय 5 शिल्प एवं उद्योग। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का व्यापार सर्वप्रथम कालीकट से शुरू हुआ, इसलिए उन्होंने सूती कपड़ों को कौलिको नाम दिया। बारीक सूती कपड़ों को यूरोप को लोगों ने सर्वप्रथम अरब व्यापारियों के पास इराक के मासन नामक शहर में सूती वस्त्र को देखा था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय शिल्प एवं उद्योग की स्थिति खराब होने लगी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी आक्रमण तथा यूरोपियन व्यापारियों का आगमन ने भारतीय व्यापारियों को नुकसान पहुंचाया। यूरोप का शिल्प उद्योग भारतीय शिल्प उद्योग के साथ प्रतियोगिता करने में सफल नहीं हो पा रहा था। अतः अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने सन 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया। इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत में बने छापेदार सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी और आयात पर इंग्लैंड ने रोक लगा दी। इसके बावजूद भारत में बने कपड़े की मांग ज़्यादा थी। औद्योगिक क्रांति आने पर मैनचेस्टर वस्त्र उद्योग के बड़े केंद्र बन गए। भारतीय उत्पाद की बढ़ती हुई मांगों को देखकर सन 1813 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार द्वारा मुक्त व्यापार नीति अपनाई गई। मुक्त व्यापार नीति ने सभी अंग्रेजी उद्योगपति के लिए भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। इस नीति द्वारा भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। अब इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति भारत के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता था। सन 1854 ईस्वी में बम्बई में पहली सूती वस्त्र का कारखाना कावसजी नानाजी दवार नामक एक पारसी व्यापारी ने स्थापित किया। सन 1880 ईस्वी तक पूरे भारत में 56 सूती कपड़ा मिल स्थापित हो चुकी थी। 1855 ईस्वी में बंगाल के रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित हुआ थी।
स्थापित की गई। 1855 में बंगाल के रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई। सन 1906 ईस्वी में कोयला खान उद्योग की शुरुआत हुई। कोयला खान उद्योग शुरुआत कब हुई? सन 1906 ईस्वी में हुई थी। सन 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा तत्कालीन बिहार झारखंड के साक्षी नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। सन 1927 ईस्वी में फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की गई। यहाँ पूरे भारत में व्यापारिक हितों के लिए काम करने वाले व्यापारिक संस्था बन गई। सन 1850 ईस्वी के बाद भारत में मशीनों वाले उद्योग खोले जाने लगे थे। सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा बनाने और सूत काटने का था। जैसे दूसरा जूट, फिर तीसरा कोयला था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था। इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। झरिया और गिरिडीह कोयला खानों के लिए प्रसिद्ध है। कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर को TB और फेफड़ा का कैंसर होने की संभावना रहती थी। कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों को TB और फेफड़ा का कैंसर होने की संभावना रहती थी। जूट पश्चिम बंगाल, ऊनी वस्त्र कश्मीर, जमदाई बुनार लखनऊ। यह जो है एशियाटिक किताब में मिलान करने वाला दिया, ऐसे करके मिलाना है उसको। यहाँ से जामदाई बुनाई लखनऊ, जामीदाई बुनाई लखनऊ, लौह उद्योग जमशेदपुर, लौह उद्योग जमशेदपुर, नील बागान उद्योग चंपारण, नील बागान उद्योग चंपारण है। अध्याय 6 अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष। अंग्रेजों ने भारत में अपना अधिकार भारतीय सैनिक की मदद से ही स्थापित किया। भारत में अंग्रेजी सरकार की सेना में भारतीय की संख्या काफ़ी अधिक थी। इसमें भी अवध प्रांत से सैनिक सबसे अधिक थे। अंग्रेजी सेना में काम करने वाले भारतीय सैनिक खुश नहीं थे। उन्हें अंग्रेज के सिपाही की अपेक्षा कम वेतन मिलता था। 1857 ईस्वी क्रांति के भारतीय सेनापति। बिहार कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब एवं तत्या टोपे, कानपुर नाना साहब एवं तत्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, दिल्ली से बहादुर शाह तुर्य, दिल्ली से बहादुर शाह तुर्य, इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद लियाकत अली और फतेहपुर श्री अजीब मुल्ला, फतेहपुर से अजीब मुल्ला और बरेली से खान बहादुर खान, बरेली से खान बहादुर खान। 1857 ईस्वी के ब्रिटिश सेनापति स्थान। बिहार से विलियम टेलर बेसेंटार, बिहार से विलियम टेलर बेसेंटार, लखनऊ से कैंपबेल, लखनऊ ब्रिटिश सेना कौन था? कैंपबेल था। कानपुर से भी कानपुर में कैंपबेले था। झांसी हुरोज से था। दिल्ली निकोलस एवं हडसन, दिल्ली निकोलस एवं हडसन। इलाहाबाद जनरल नील, फतेहपुर जनरल रेंडा, फतेहपुर जनरल रेंडा। 1857 ईस्वी की क्रांति पर विद्वानों के मत। विरोध का स्वरूप और विद्वान के मत। सैनिक विद्रोह सर्जन लॉरेंस, भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर, भारत का प्रथम एवं सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध TR होम्स, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध TR होम्स। हिंदू मुस्लिम संयंत्र कौन है? जेम्स आउड्रम एवं टेलर, हिंदू मुस्लिम संयंत्र है जेम्स आउड्रम एवं टेलर। राष्ट्र विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली था। न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम RC मजूमदार, न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम RG मजूमदार। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध मत एली रीज, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध मत एली रीज। सैनिक विद्रोह मंगल पांडे ने शुरू किया। फांसी की सजा
90 सैनिक ने इस फांसी की खबर सुनकर विद्रोह किया। इनफील्ड राइफल गाय और सुअर की चर्बी से बना था। इनफील्ड राइफल जो था गाय और सुअर की चर्बी से बना था, जिससे कारतूस बना, जो कि मुंह से काट के उसके बाद लगाता तब फूटता था, इसीलिए इसी बहस हुआ था। 10 मई 1857 ईस्वी को पूरी बैरकपुर छावनी ने विद्रोह कर दिया चर्बी वाला कारतूस कारण। 1857 ईस्वी का विद्रोह और बिहार। बाबू कुंवर सिंह अपने राज्य बिहार के आसपास के इलाके में 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह के हुए प्रमुख नेता थे। कुंवर सिंह आरा के पास स्थित जगदीशपुर के जमींदार थे, लेकिन उनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन ली। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उसका भाई अमर सिंह द्वारा छापामार युद्ध शैली छिपकर बार अंग्रेज सरकार ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। बहावी आंदोलन। मुसलमानों की सामाजिक और धार्मिक स्थिति के लिए अरब में अब्दुल बहाव के द्वारा यह आंदोलन शुरू हुआ। इन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का नाम बहावी आंदोलन का नाम पड़ा। भारत में यह सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया था। पटना इसका बड़ा केंद्र था। दो प्रमुख नेता विलायत अली और इनायत अली सहोदर भाई थे। दो प्रमुख नेता कौन था? विलायत अली और इनायत अली, दोनों सहोदर भाई थे। यद्यपि यह आंदोलन धार्मिक और सामाजिक प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को भारत से समाप्त करना हो गया। 1822 से 68। माझा प्रवास पुस्तक के लेखक महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे थे। माझा प्रवास पुस्तक के लेखक महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उनके बेटे के साथ गिरफ्तार कर दिया। उनके बेटे को उनके सामने गोली मार दी गई तथा बादशाह को रंगून जेल भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु होगी। बादशाह के 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अध्याय 7 ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में 60 वर्षों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया काम नहीं किया। भारत में जैसे लोग पढ़ते थे, जिस प्रकार के स्कूल और पाठ्यक्रम ने उसे वैसा ही रहने दिया। लेकिन 1781 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित मदरसा और बनारस में स्थापित संस्कृत कॉलेज इसके अपवाद थे। इन दोनों संस्थाओं को हिंदुओं और मुसलमानों ने प्रचलित कानूनों और परंपराओं का समझने के लिए स्थापित कर दिया गया था। अंग्रेजों को भारत में राज्य सही तरीके से चलने के लिए व्यक्तियों को आवश्यकता थी। इसलिए अंग्रेजी ने भारतीय शिक्षा पर ध्यान दिया। 1 लाख प्रति वर्ष खर्च शिक्षा के क्षेत्र में करने का फैसला लिया गया। 1854 ईस्वी की नीति से भारत में आधुनिक शिक्षा के ढांचे का निर्माण हुआ। 1854 ईस्वी नीति के तहत शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण हो गया। चार्ल्स वुड डिस्पैच। प्राथमिक शिक्षा की भाषा भारतीय रखी, जबकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में 1784 ईस्वी में एसआरटी सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था को स्थापित किया। इस संस्था के द्वारा समय समय पर एक पत्रिका भी निकाली गई जो भारतीय परंपराओं की अच्छाइयों की चर्चा होती थी। विलियम जोन्स भारतीय परंपरा के प्रति आदर भाव रखते थे। 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में बनाने वाले एक कानून को आप देख सकते हैं। इस कानून में यह कहा गया कि अंग्रेजी सरकार प्रति वर्ष 1 लाख रुपये भारतीय शिक्षा पर खर्च करेगी। 1857 ईस्वी में 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास विश्वविद्यालय। यह 1857 बनाया गया था। विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 ईस्वी के दशक में स्कॉटलैंड से आई ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार का दौरा किया। कंपनी से देशी स्कूलों में शिक्षा प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। स्कूल शिक्षक का लचीला
भवन नहीं, व्यक्तिगत स्कूल, इस तरह की अव्यवस्था उसने अपने रिपोर्ट में लिखी। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में। बिहार 1835 ईस्वी में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल स्थापित किया गया। 1835 ईस्वी में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल स्थापित किया गया। यह बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल था। लंगट सिंह कॉलेज बिहार को 5वें एवं उत्तर बिहार के प्रथम कॉलेज के रूप में 1899 ईस्वी में स्थापित हुआ। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 ईस्वी लॉर्ड मैकले ये अनुशंसात्मक वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंग। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों का सम्मिश्रण चाहते थे। अध्याय 8 जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ। जातीय व्यवस्था की चुनौतियों। अनेक क्षेत्रों में अनेक जातियों का साथ भारत में पहले परंपरागत रूप से भेदभाव देखने को मिलते थे। बंगाल चंडाल, बिहार में डोम, दक्षिण बिहार में भुइया कहा जाता है। महाराष्ट्र में महार, उत्तर प्रदेश में चमार कहा जाता था। ब्राह्मण समाज वह वर्ग जिसने अपनी शिक्षा, ज्ञान एवं धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर समाज पर एकाधिकार स्थापित किया तथा दूसरे जाति पर भावना प्रभाव कायम रखा। धर्म और समाज सुधारक आंदोलन का उद्देश्य एक भेदभाव रहित समाज बनाने का था। ज्योतिबा फुले जन्म 11 अप्रैल 1827। ज्योतिबा फुले जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। फुले शूद्र वर्ण की माली जाति में पैदा हुए थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? 1873 ईस्वी में। आर्य वैदिक परंपरा का विरोध करने के लिए दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका निकाली गई। 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक से निकाली गई अपनी पुस्तक में फुले ने शूद्रों दस्ता के कारणों की व्याख्या की और इसकी तुलना अमेरिका निग्रो काले गुलामों से किया। ज्योतिबा फुले को मुंबई से एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा गांधी उपाधि दी। ज्योतिबा फुले को मुंबई के एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी। गुलामगिरी के लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले थे। गुलामगिरी लेखक ज्योतिबा फुले थे। वीर सेलिंगम इनका पूरा नाम कुडुकरी वीर सेलिंग था। इनका पूरा नाम कुडुकरी वीर सेलिंग था। इनका जन्म निषेध परिवार में हुआ था। इन्हें आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य का जनक कहा जाता है। 1932 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ स्थापित किया, जिससे नीची जाति के लोगों को चिकित्सा और तकनीकी संबंधी जानकारी एवं सुविधा पहुंचाई जा सके। 1933 में हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका भी निकाला गया। 26 दिसंबर 1932 को भीमराव अम्बेडकर के साथ पुनः समझौता हुआ। 1924 में अम्बेडकर ने बहिष्कार हितकारिणी सभा का गठन करके दलित मुक्ति आंदोलन का बिगुल बजाया गया था। 1924 में अम्बेडकर ने बहिष्कार हितकारिणी सभा गठन करके दलित मुक्ति आंदोलन का बिगुल बजाया था। 1927 में महार सत्याग्रह आरंभ किया ताकि अछूतों के प्रति अपनाई गई भेदभाव के नीति को समाप्त किया जा सके। 1930-1931 के गोलमेज सम्मेलन के पूर्व अम्बेडकर दलित वर्ग के प्रमुख नेता के रूप में आकर उभर चुके। 1930-1931 के गोलमेज सम्मेलन के पूर्व अम्बेडकर दलित वर्ग के प्रमुख नेता रूप में आकर उभर चुके थे।
गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल के नारायण गुरु द्वारा प्रारंभ किया गया। पेरियार के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया। जाति व्यवस्था की आलोचना 1925 में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। 1932 में हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा गठित किया। 1924 में अम्बेडकर बेहद हितकारिणी और 1933 में गांधी जी हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई। तब गांधी जी अछूतों को इतिहास से अलग करने की सरकार की नीति का विरोध किया। 26 दिसंबर 1932 को पुनः समझौता हुआ और 1942 में अम्बेडकर ने अनुसूचित जनजाति संघ की स्थापना की। 1950 अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अध्याय 9 महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। राजा राम मोहन राय आधुनिक युग में समाज सुधार आंदोलन के प्रणेता थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय कोलकाता 1828 में किया था। समाज सुधार ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्री बाई फूले ने महिला समानता के प्रश्न को उठाया एवं बहुजन समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत कर दिया। ठगी प्रथा का अंत भी विलियम बेंटिंक ने ही किया। राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी दिशा को प्रोत्साहन दिया है। ब्रह्म समाज के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई, जैसे एक सती प्रथा पर रोक, महिलाओं की शिक्षा पर बल, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, अंत जातीय विवाह को समर्थन, बाल विवाह का विरोध था। राजा राम मोहन राय द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए। इसके दूसरे समर्थन के रूप में केशव चंद्र सेन ने इसको आगे बढ़ाया। प्रार्थना समाज 1867 आत्माराम पांडुरंग महादेव, गोविंद रानाडे तथा इतिहासकार आर.जी. भंडारक ने मिलकर इस समाज का स्थापना किया था। एम.जी. रानाडे ने समाज सुधार की बीड़ा उठाया और महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के उपाय में जुटे थे। 1882 में पंडित रमाबाई सरस्वती पश्चिम भारत पहुंची तथा रानाडे की सहायता से आर्य महिला समाज का गठन किया और 200 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह का मान्यता प्रदान करवाने का श्रेय दिया जाता था। विधवा पुनर्विवाह को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मान्यता मिली। वर्ष 1856 विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया गया। संस्कृत के महान विद्वान पंडित रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता था। रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जो शारदा सदन के नाम से जाना जाता था और पंडित रमाबाई ने बाद में ईसाई धर्म स्वीकार किया और बाद में विधवा होने पर विवाह किया, जिससे रूढ़िवादी प्रकृति के लोग ने उनका विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। आर्य समाज बाल विवाह का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करता था। स्वामी विवेकानंद ने भारत के पिछड़ेपन और अवंती के लिए गुलाबी असीसा और भविष्य के लिए निराशा की जिम्मेदार माना। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो नगरों में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया और भारत दार्शनिकता का प्रभाव स्थापित करने में उन्हें सफलता मिली। पारसी समाज के दादाभाई नौरोजी और नौरोजी फारद
दोनों ने मिलकर आस्था गुफ्तार नाम पत्रिका शुरू किया। गुफ्तार नाम पत्रिका शुरू किया। शेख अब्दुल्ला और उनकी पत्नी बेगम वहीदा जहां के द्वारा अलीगढ़ कन्या विद्यालय खोला गया, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महाविद्यालय में परिवर्तन हुआ। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। शिशु हत्या का प्रचलन विशेषकर भारत के उत्तर एवं पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। इस अमानवीय परंपरा के 1870 में अंग्रेज ने अवैध घोषित कर दिया। केशव चंद्र सेन के द्वारा ऐतिहासिक स्पेशल मैरिज बिल वर्ष 1870 का ड्राफ्ट पटना में तैयार हुआ था। 1861 अधिनियम ने दहेज को अवैध घोषित किया, पर यह प्रथा आज भी प्रचलित है, जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करता है। बिहार में बालिका साइकिल योजना ने भी कन्याओं को शिक्षा दर को आगे बढ़ाया। 50% आरक्षण पंचायती राज में मिला। इससे बिहार सरकार ने महिला की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। बंगाल का प्रथम महिला मुख्यमंत्री डॉक्टर बी.सी. राय। बंगाल की प्रथम महिला मुख्यमंत्री डॉक्टर बी.सी. राय की माता अघोर कमीनी के द्वारा लड़कियों के लिए बांकीपुर गर्ल्स स्कूल की स्थापना की गई थी। बांकीपुर गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1890 में किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लात्सकी और कर्नल M.S. ऑलकॉट ने 1875 में अमेरिका में किया था। वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। अध्याय 10 अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मस्जिद मुसलमान समुदाय का उपासना स्थल, मजार किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या संत के कब्र अथवा दफन का स्थल। मकबरा कब्र या मजार पर बनाई गई भव्य इमारत है। खानका सूफी संतों का धार्मिक केंद्र खानका। ईदगाह मुसलमानों के ईद के नमाज के लिए विशेष स्थल जो खुला मैदान रहता है। इमाम बाड़ा शिया मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल, जहां मुहर्रम में शोक सभा मजलिस का आयोजन होता है। भागलपुर शहर का नाथनगर और चंपानगर मोहल्ले में परंपरागत व्यवसाय में विशिष्ट प्राप्त मुस्लिम जुलाहे और हिंदू दांती जाति के बुनकर रहते थे। भागलपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग स्तर सिल्क का कपड़ा तैयार करना था। बाफ्ता एक ही रंग का रेशमी कपड़े का टुकड़ा होता है, जिसने बुनने के बाद रंगा जाता था। इसका टुकड़ा 20 से 22 हाथ लंबा एवं 1 से 1.5 हाथ चौड़ा होता था। 1774 में भागलपुर को जिला बनाया गया था। भागलपुर जिला कब बनाया था? 1774 ईस्वी में बनाया गया था। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर होता है। भागलपुर जिले का पहला कलेक्टर अगस्त किलोलैंड था। भागलपुर शहर के स्थानीय जमींदार तेजनारायण सिंह ने 1883 ईस्वी में तेजनारायण जुबली कॉलेजिएट हाई स्कूल तथा 1887 ईस्वी में तेजनारायण जुबली कॉलेज की स्थापना की थी। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 1910 ईस्वी में सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय की नींव तत्कालीन गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर ने रखी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सुप्रसिद्ध रचना गीतांजलि के कुछ अंशों को भागलपुर में रचा था। डॉक्टर राधाकृष्ण ने भागलपुर में साहित्य गोष्ठी नामक संस्था बनाई। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर
वासुपूज्य की जन्मभूमि होने के कारण भागलपुर शहर जैनियों की पवित्र भूमि मानी जाती है। चंपारण में श्वेतांबर जैन मंदिर जैनियों की पूज्य स्थली थी। भागलपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर उत्तर गंगा नदी किनारे स्थित क्वीन लैंड हाउस की गणना विशाल एवं सुंदर इमारतों में की जाती है। भागलपुर नगर पालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। भागलपुर नगर पालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र चंपारण नगर और नाथनगर मोहल्ला था। कालजयी उपन्यास देवदास की रचना सतचंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। प्रेसिडेंसी शहर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास था। प्रेसिडेंसी शहर था बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। रेलवे जो है बरेली और जमालपुर। औद्योगिक शहर कानपुर और जमशेदपुर। औद्योगिक शहर कानपुर, जमशेदपुर। प्रेसिडेंसी शहर में गोरे काले लोग अलग अलग इलाकों में रहते थे। भारत में औद्योगिक शहरों का विकास औद्योगिकीकरण के साथ हुआ। अध्याय 11 कला क्षेत्र परिवर्तन। भारत की संस्कृति संपन्न एवं विविध है। अपनी बेस चित्रकला की एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय शैली रूपचित्रण थी। रूपचित्रण किसी व्यक्ति का ऐसा चित्र जिसमें उसके चेहरे एवं हाव भाव पर विशेष जोर दिया जाता है। महल की दीवारें स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई भित्ति चित्र से सजे होते थे। मधुबनी चित्रकला पूर्णतया एक महिला चित्रकला शैली मधुबनी चित्रकला पूर्णतः एक महिला चित्रकला शैली है। भित्ति चित्रों में देवी देवता, राधा कृष्ण की लीला, राम सीता के कथा के चित्रों को पंक्तियों से दर्शाया गया है। अरिपन चित्रों में आंगन या चौखट के सामने जमीन पर बनाया जाने वाला चित्र है। मधुबनी शैली के चित्रों में चित्रित वस्तुओं का महत्व सांकेतिक स्वरूप दिया जाता है। जापानी कलाकार ओकाकुरा काकुजो ने जापानी कला पर शोध किया था। जापानी कलाकार ओकाकुरा काकुजो ने जापानी कला पर शोध किया था। भारतेंदु हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक रहे। भारतेंदु हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक रहे। नाटक अंधेरी नगरी, चौपट राजा एवं भारत दुर्दशा, यह क्या नाटक है। प्रेमचंद का उपन्यास क्या, गबन। गबन क्या, प्रेमचंद का उपन्यास है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उर्दू में कई समाचार पत्र निकाले, जिसमें अल हिलाल और अल बिलाल काफ़ी महत्वपूर्ण थे। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कविता की रचना की। लकड़ी या धातु के कागज पर बनाई गई तस्वीर को उत्कीर्ण चित्र कहा जाता है। औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र रूपचित्र होते हैं। औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र रूपचित्र होते थे। अंग्रेजी की विजय को दर्शाने के लिए युद्धों को दृश्यों की चित्रकारी की जाती थी। एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले जापानी कलाकार थे। एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले जापानी कलाकार थे। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कोलकाता इंडो ग्रीक शैली से निर्मित था। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन या बम्बई गोथिक शैली से निर्मित था। मद्रास लौकोट इंडो सारा सैनिक शैली। मद्रास लौकोट इंडो सारा सैनिक शैली। मधुबनी पेंटिंग बिहार की कला शैली है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1882 में हुई थी। आनंद मठ की रचना 1882 में किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा था? यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतीय धन के लूट को नाटक के माध्यम से पर्दाफाश किया। अध्याय 12 राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947। इससे बहुत VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 1851 से 52 ब्रिटिश भारत के तीनों प्रोविंस में शुरू में अलग अलग 3 संगठनों का गठन हुआ, जिसके सदस्य मुख्यतः अंग्रेज और भारतीय जमींदार थे। बंगाल में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था।
बंगाल में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बम्बई में बम्बई एसोसिएशन। 1867 पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना महोदय गोविंद रानडे ने किया। इसके सदस्य मध्य वर्गीय सामान्य लोग थे। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में की गई। इसके सदस्य भी पढ़े लिखे आम लोग थे। 1876 इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में की गई थी। 1883 अखिल भारतीय सम्मेलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया था। 1884 मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। इसके अधिकांश सदस्य मध्य वर्गीय के लोग थे। 18 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 18 दिसंबर 1885 को। बना किलो प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा भारतीय भाषाओं के छापने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉर्ड रिपन ने जाति भेदभाव पर आधारित न्यायिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया। 18 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में गोकुल दास कॉलेज के हॉल में हुआ। भारत के विभिन्न भागों के 72 प्रतिनिधि थे। 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया। कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। लॉर्ड कर्जन राष्ट्रीय भाव को कमजोर करने के लिए 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश निकाला। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 संस्थापक आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे 1909 में सरकार ने मान लिया और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। खुदीराम बोस मकसद आज़ादी के लिए संघर्ष वालों को यातना देने वाले अंग्रेजी अधिकारियों को सबक सिखाया। खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को दे दी गई। सत्याग्रह शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध अहिंसक तरीके से न्याय की मांग हुई। नस्ल भेद, शारीरिक रंग एवं बनावट के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव। चंपारण 1917 प्लस खेरा 1918 में हुआ था। चंपारण का युद्ध जो हुआ था 1917 और खेरा 1918 में हुआ था। आंदोलन तो किसानों का आंदोलन था, लेकिन अहमदाबाद आंदोलन मार्च 1918 औद्योगिक मजदूरों से संबंधित था। अहमदाबाद आंदोलन मार्च 1918 औद्योगिक मजदूरों से संबंधित था। 1919 में रौलट एक्ट के विरोध में अप्रैल 1919 में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 1919 में रौलट एक्ट के विरोध में अप्रैल 1919 में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद तुर्की के खलीफा को पद से हटा दिया गया था। खलीफा मुसलमानों का धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति होते हैं। खलीफा मुसलमानों के धार्मिक एवं राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति होते थे। अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ 13 अप्रैल 1923 में शुरू किया गया, जब अंग्रेजी प्रशासन ने लोगों को झंडा लेकर चलने से रोक दिया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 1922 के बाद अंग्रेजी का अधिवेशन गया में संपन्न हुआ। चौरी चौरा हत्याकांड के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव विपारित किया गया एवं 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता संग्राम मनाया। गांधी जी ने नमक कानून के विरोध ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का निश्चय किया। इन्होंने अपने सहित 79 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट के किनारे के लिए नमक कानून तोड़ने निकल पड़े। आज 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा।
द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने की चेतावनी दे दी। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन पटना के जिलाधिकारी W.G. आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंख में धूल झोंक कर 1940 में अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे। हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 लिटिल बॉय बॉम्ब। नागासाकी 9 अगस्त 1945 फेटमैन बम। पर अणुबम गिराए जाने के बाद जापान के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज ने भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। मुस्लिम लीग ने 1930 के दशक में ही 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग की समर्थन में जनता से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 मनाने का आह्वान किया। मुस्लिम लीग 1930 दशक में ही 2 राष्ट्रों के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया। अब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में जनता से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 मनाने का आह्वान किया। माउंटबेटन ने अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार भारत को विभाजित करते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता कर दिया। क्रोय मरोक नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था और महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में किया गया। दोस्तों, जो भी न्यू व्यूअर DK राज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो आप अपने DK राज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब का घंटा बजा दीजिए, जिससे यह वीडियो अपलोड होते ही आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अध्याय 13 स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। 2 सदियों के संघर्ष के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। हमारे संविधान की सभी विशेषताएं इसकी प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी भी कहा जाता है। हमारे संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया ताकि केंद्र और राज्यों के बीच टकराव ना हो। 3 सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। तीनों का वर्णन संविधान के 7वें अनुसूचिया में है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वन, कृषि एवं ऐसे विषयों को रखा गया जिसका स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सकता है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। संविधान के निर्माण में संविधान निर्माण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। संविधान ने समूचे देश के नागरिकों को एक झंडा, तिरंगा, एक संविधान, एक राष्ट्रगान आदि का प्रावधान किया ताकि देश की एकता, अखंडता सुरक्षित रखा जा सके। नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ। सरकार ने क्षेत्रीय भाषा भाषियों द्वारा नए राज्य सरकार क्षेत्रीय भाषा भाषियों द्वारा नए राज्य के गठन की मांग को देखते हुए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जो 22 दिसंबर 1953 को। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। 1966 में पंजाब से हरियाणा को और आगे चलकर 2000 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को एवं बिहार से झारखंड को अलग कर राज्य बनाया। सरकार नीति बनाने एवं लागू करने के लिए 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में योजना आयोग बदलकर नीति आयोग हो गया और स्थापना 1 जनवरी 2015। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, संविधान खतरे में और हमें
सभी को इसको बचाने के लिए आगे आना चाहिए। जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए लोकपाल जैसी संस्था की स्थापना का आवश्यकता पर बताई। जयप्रकाश जी ने जातीय व्यवस्था पर प्रहार करते हुए दहेज, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का भी विभिन्न श्रीमती इंदिरा गांधी हत्या दोष सिख अंगरक्षकों ने 31 अक्टूबर 1984 को कर दी गई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी हत्या दोष सिख अंगरक्षकों ने ही 31 अक्टूबर 1984 को कर दी। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इन्होंने कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत दिलाया। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इन्होंने कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत दिलाया। पोखरण-1 परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ। इंदिरा गांधी के सरकार में स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण-2 परमाणु परीक्षण वाजपेयी जी का सरकार 1988 ऑपरेशन शक्ति। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन पर वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया था। भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन पर वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया था। दोस्तों, आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए इसी प्रकार का अगला पाठ कक्षा 9 का इतिहास की दुनिया, इसके बाद जो है इससे पहले का जो वीडियो क्लास 6 क्लास 7 का नहीं देखे हमसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो भी न्यू व्यूअर आप DKS क्लास यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह आप सब्सक्राइब और घंटा बजा दीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।